नमस्कार। आज हम ऑनलाइन क्लासेस के अंदर बीए पार्ट सेकंड के प्रथम प्रश्न पत्र मध्यकालीन भारतीय इतिहास के अंतर्गत अलाउद्दीन खिलजी का अध्ययन करेंगे। इससे पहले वाली क्लासेस के अंदर हमने गुलाम वंश के या कहें दास वंश के शासकों का अध्ययन हमने किया था। इल्तुतमिश का, रजिया सुल्तान का और बलबन का अध्ययन हमने किया था। बलबन के बाद उसके पुत्र कैकोबाद और उसके बाद क्यूमर्स जो है गुलाम वंश के शासक हुए। क्यूमर्स को उसके सेनानायक जलालुद्दीन खिलजी ने बंदी बनाकर और राजतंत्र के ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया और एक नवीन राजवंश की स्थापना की दिल्ली सल्तनत के अंदर, जो खिलजी राजवंश के नाम से जानी जाती है। जलालुद्दीन खिलजी के शासनकाल के अंदर 1290 से 1296 के मध्य अलाउद्दीन खिलजी ने 2 सैनिक अभियान किए थे। प्रथम अभियान 1292 ईस्वी के अंदर भिलसा के ऊपर और द्वितीय अभियान 1296 ईस्वी के अंदर देवगिरी पर किया था। इन दोनों शासकों को पराजित करने के पश्चात अलाउद्दीन खिलजी ने जुलाई 1296 ईस्वी को सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी को कड़ा नामक स्थान के ऊपर आमंत्रित किया और कड़ा नामक स्थान के ऊपर ही 20 जुलाई 1296 को सुल्तान जलालुद्दीन की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के सिंहासन के ऊपर विराजमान हुआ। अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन के भाई का पुत्र था। प्रारंभ में उसकी पढ़ने लिखने में कोई रुचि नहीं थी, लेकिन वह सैनिक कार्यों में पूर्ण रूप से निपुण तरह की योद्धा था। अलाउद्दीन खिलजी एक महत्वाकांक्षी शासक था और वह अपने आप को दूसरा सिकंदर कहा करता था तथा सिकंदर की भांति ही विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था। दिल्ली कोतवाल अलाउल मुल्क की सलाह पर उसने एक भारत विजय की नीति भी बनाई थी। आज हम अपने इस वीडियोस के अंदर अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के बारे में चर्चा करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के विजय अभियानों के बारे में जो जानकारी मुख्य रूप से हमें मिलती है वो समकालीन स्रोत अमीर खुसरो की खजाइन उल फतह और बर्नी की तारीख फिरोज शाही से प्राप्त होती है। अलाउद्दीन खिलजी की उत्तर भारत के विजय अभियान और दक्षिण भारत के विजय अभियान के संदर्भ में अलग अलग नीति उसकी रही है। उत्तर भारत के अंदर उसने उन साम्राज्यों के ऊपर आक्रमण करके उनके ऊपर विजयश्री प्राप्त की और उन्हें अपने साम्राज्य के अंदर सम्मिलित कर लिया। वहीं दक्षिण भारत के अभियानों को उसने मलिक काफूर के नेतृत्व के अंदर दक्षिण भारत के ऊपर विजय भी प्राप्त की गई, लेकिन उनसे मात्र कर वसूल किया गया और उन्हें एक स्वायत्त शासक की भांति उनको वहाँ पर रखा गया। तो उत्तर भारत और दक्षिण भारत की जो उसकी नीति है बहुत ही डिफरेंट नीति उसकी रही है। प्रारंभ के अंदर हम उत्तर भारत की उसकी विजय अभियान की नीति के बारे में चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम उसने 1299 ईस्वी में गुजरात विजय किया। अलाउद्दीन ने उत्तर भारत के सबसे समृद्ध प्रदेश, जो गुजरात का जो प्रदेश था ये उत्तर भारत का सबसे समृद्ध प्रदेश इसे माना जाता था, उसके ऊपर आक्रमण करने के लिए उल्गू खां और नुसरत खां को भेजा। इन सेना नायकों के आक्रमण से भयभीत होकर वहाँ का जो राजा था कर्णदेव भगीर, वे अपनी पुत्री देवल रानी सहित देवगिरी के शासक रामचंद्र देव के पास चला गया। इस अभियान में सुल्तान को मलिक काफूर नामक दास हाथ लगा, जिसे दिल्ली भेज दिया गया। साथ ही गुजरात से अनेक जो है आर्थिक समृद्धि के जो संसाधन भी वहाँ से प्राप्त हुए। इसके पश्चात 1301 ईस्वी के अंदर 1300 से 1301 ईस्वी के अंदर उसने रणथंबोर के ऊपर अभियान किया। रणथंबोर पर इस समय एक शक्तिशाली चौहान वंशी राजा हमीर देव का शासन था। इस दुर्ग पर आक्रमण करने के भी अनेक कारण थे। यह दुर्ग भारत का एक शक्तिशाली दुर्ग माना जाता था जो दिल्ली के समीप था। यह राजस्थान के अंदर भी पहले जो एक सैनिक चौकी के रूप में ये रह चुका था। इसके अलावा गुजरात अभियान के समय सुल्तान के कुछ असंतुष्ट सरदारों को हमीर देव ने, यहाँ का जो शासक था रणथंबोर का, उसने अपने यहाँ शरण दी थी। उपयुक्त कारणों से अलाउद्दीन ने उल्गू खां और नुसरत खां को रणथंबोर का दुर्ग घेरने के लिए भेजा। राजपूतों के प्रतिरोध के कारण नुसरत खां इस अभियान के अंदर मारा गया और उसके पश्चात सुल्तान स्वयं वहाँ पर पहुँचा। लगभग 1 साल तक घेरा डालने के बावजूद भी कुछ परिणाम सुल्तान के पक्ष के अंदर नहीं निकला। अंत में सुल्तान ने रणमल और रतिमाल को की सहायता देकर, या कह सकते कि उनके द्वारा विश्वासघात करने के पश्चात राजपूतों का इस पतन हो गया और अलाउद्दीन खिलजी ने रणथंबोर के दुर्ग के ऊपर अधिकार स्थापित कर लिया। रणथंबोर अभियान के पश्चात अलाउद्दीन ने चित्तौड़ की ओर अभियान किया। 1303 ईस्वी में एक विशाल सेना लेकर वह चित्तौड़ के ऊपर आक्रमण करने के लिए गया और शाही सेना ने किले को 8 माह तक घेरे रखा।
चित्तौड़ के राणा रतन सिंह ने सुल्तान का कड़ा मुकाबला किया। जब विजय की कोई उम्मीद नहीं रही तो रानी पद्मिनी सहित अनेक महिलाओं ने जौहरकार किया। रानी पद्मिनी की इस कहानी का जो वृत्तांत जो हमें मिलता है वो मलिक मोहम्मद जायसी की एक रचना है पद्मावत से इस विषय में जानकारी प्राप्त होती है कि रानी पद्मिनी सहित अनेक महिलाओं ने इस समय जौहर किया। मेवाड़ के राणा रतन सिंह तथा हजारों राजपूत लड़ते हुए इस समय वीरगति को प्राप्त हुए और चित्तौड़ के ऊपर सुल्तान का अधिकार हो गया। चित्तौड़ ने दुर्ग का नाम परिवर्तित करके अपने पुत्र खिर्ज खां के नाम पर इस दुर्ग का नाम खिरजाबाद रखा। चित्तौड़ अभियान के पश्चात अलाउद्दीन ने मालवा के ऊपर आक्रमण किया। अलाउद्दीन ने मुल्तान के सूबेदार आइनुल मुल्क को एक विशाल सेना के साथ मालवा पर आक्रमण करने के लिए भेजा। महलक देव तथा उसके सेनापति हरचंद कोका प्रधान ने उसका वीरतापूर्वक सामना किया और वे अंत में परास्त हुए। उसके पश्चात उन्होंने उज्जैन, धारानगरी, चंदेरी को भी जीत लिया। इसके पश्चात उसने सिवाना और जालोर के ऊपर भी आक्रमण किए। 1308 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना के दुर्ग पर आक्रमण कर वहाँ के शासक शीतल देव को पराजित किया। इसके पश्चात 1311 ईस्वी में उसने जालोर के ऊपर आक्रमण किया। जो जालोर के शासक कान्हाड़े देव तथा उसके पुत्र वीरम देव लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इसके पश्चात अलाउद्दीन खिलजी का राजस्थान के इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों जिसे हम में रणथंबोर, चित्तौड़गढ़ और सिवान और जालोर जैसे दुर्गों के ऊपर उसका अधिकार हो गया। ये सभी दुर्ग सामरिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण थे। इसके पश्चात उत्तर भारत के पश्चात अगर हम उसके दक्षिण भारत के विजय अभियानों की बात करें तो उसके दक्षिण भारत के विजय अभियानों का जो नेतृत्व है जो है वो मलिक काफूर के द्वारा किया गया। मलिक काफूर जिसे गुजरात विजय के पश्चात वहाँ से प्राप्त किया गया था, उसने इस दक्षिण भारत के अभियानों का नेतृत्व किया। सर्वप्रथम उसने दक्षिण भारत के देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया। यह आप मैप के माध्यम से आप देख सकते हैं इसके अंदर कि सर्वप्रथम उसने जो है वो दिल्ली से हो गया और सर्वप्रथम उसने देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया। 1306 ईस्वी में अलाउद्दीन ने मलिक काफूर को एक विशाल सेना के साथ देवगिरी के ऊपर आक्रमण करने भेजा और मलिक काफूर ने देवगिरी के शासक जो इस समय थे रामचंद्र देव को परास्त कर दिया तथा देवल रानी और रामचंद्र देव को दिल्ली भेज दिया गया, जहाँ रामचंद्र को राम रायण की उपाधि से अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है विभूषित किया गया। इस देवगिरी के आक्रमण के पश्चात ये आप इसके अंदर देख सकते हैं कि इसने ये जो पहला जो किया है ये देवगिरी के ऊपर आक्रमण किया है मलिक काफूर के ऊपर दक्षिण भारत में। उसके पश्चात उसने जो है वारंगल के ऊपर आक्रमण किया, ये वारंगल के ऊपर उसने आक्रमण किया, ये सेकंड पॉइंट। तो 1309 ईस्वी में मलिक काफूर ने वारंगल पर आक्रमण किया और वहाँ के शासक प्रताप रुद्र देव ने वीरतापूर्वक मलिक काफूर का सामना किया, लेकिन वह भी अंत के अंदर परास्त हुआ। उसने सुल्तान की अधीनता को स्वीकार कर लिया और एक वार्षिक कर जो टैक्सेस देना जो है प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात मलिक काफूर ने होलसेल राज के ऊपर आक्रमण किया। होलसेल राज के ऊपर आक्रमण किया। 1310 ईस्वी के अंदर उसने होलसेल की राजधानी जो द्वार समुद्र उसके ऊपर आक्रमण किया और वहाँ के शासक वीर बल्लाल देव ने वीरतापूर्वक सामना किया, लेकिन अंत में वह भी परास्त हुआ और सुल्तान की अधीनता उसने स्वीकार कर ली और कर देना प्रारंभ कर दिया। इसके पश्चात उसने माबर के ऊपर विजय अभियान किया। 1311 ईस्वी में माबर के प्रदेश में वीर पांडे और सुंदर पांडे में उत्तराधिकार का संघर्ष चल रहा था। इस अव्यवस्था की स्थिति का लाभ उठाते हुए मलिक काफूर ने माबर के ऊपर आक्रमण किया, उस राज को लूटा और इस लूट से लगभग 500 हाथी, 7000 घोड़े और 1500 मन तक मौत तक प्राप्त की। लेकिन माबर के शासकों ने या वीर पांडे सुंदर पांडे ने अलाउद्दीन या सुल्तान की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। इसके पश्चात मलिक काफूर वापस दिल्ली लौट गया। दिल्ली लौटने के पश्चात पुनः जैसे ही दक्षिण भारत के अंदर उसकी सत्ता उसका अभियान समाप्त हुआ तो 1313 ईस्वी के अंदर रामचंद्र की मृत्यु के उपरांत देवगिरी के शासक जो नवनियुक्त हुए शंकर देव ने सुल्तान को टैक्स भेजना या कर भेजना बंद कर दिया। इस पर मलिक काफूर ने उस पर पुनः आक्रमण करके उसे परास्त किया और इस बार देवगिरी के राज को भी दिल्ली सल्तनत के अंदर शामिल कर लिया गया। अगर हम उसके उत्तर भारत और दक्षिण भारत की नीति की अगर हम बात करें
तो बहुत ही डिफरेंट उसकी नीति रही है। जहाँ उत्तर भारत के राज्यों को उसने विजित करने के पश्चात अपने राज्य के अंदर सम्मिलित कर लिया, वहीं दक्षिण भारत के राज्यों को उसने विजित करने के पश्चात अपना अधीनस्थ शासक के रूप में उनको रखा है। उनके राज्य को अपने राज्य के अंदर सम्मिलित नहीं किया गया है। दक्षिण भारत की नीति अलाउद्दीन के जो एक विशाल सैनिक अभियान जो उसके द्वारा किए गए हैं, अगर परिणामों की दृष्टि से देखें तो बहुत सफल रही है। अलाउद्दीन की दक्षिण नीति सफल रही है क्योंकि अधिकांश राज्यों के द्वारा उसकी अधिकता को स्वीकार कर लिया गया और टैक्सेस को जो वो कर को भेजना उसने प्रारंभ कर दिया। दक्षिण भारत की नीति का एक प्रमुख उद्देश्य जो है कि दक्षिण भारत की अतुल धन संपत्ति को प्राप्त करना था, उसमें भी अलाउद्दीन खिलजी सफल रहा। दक्षिण भारत की विजय से सुल्तान की शक्ति और प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। देवगिरी के शासक और वीर बल्लाल देव के दरबार में आने से सुल्तान की प्रतिष्ठा में भी वृद्धि हुई। इन सभी उसकी दक्षिण भारत की नीति का विश्लेषण करते हुए आधुनिक इतिहासकार अवध बिहारी पांडे ने लिखा है इस संदर्भ में कि अलाउद्दीन खिलजी की दक्षिण विजय उपरांत उत्तर भारत के अंदर स्वर्ण की गंगा जो है बह निकली। तो इस प्रकार अलाउद्दीन खिलजी एक साम्राज्यवादी शासक था। उसने उत्तर भारत और दक्षिण भारत के संदर्भ के अंदर विजय अभियान किया। उत्तर भारत के प्रति उसकी नीति अलग रही, दक्षिण भारत के प्रति उसके अभियानों की नीति अलग रही और पूर्ण रूप से अंत के अंदर एक वो विशाल साम्राज्य को स्थापित करने के अंदर सफल रहा है। तो साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से देखा जाए तो अलाउद्दीन खिलजी जो है एक बड़े जो साम्राज्य को स्थापित करने के अंदर सफल रहा है। धन्यवाद।